नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों ये कहानी जो हमें भेजे हैं, शेयर किए हैं, उनका नाम है संदीप। ये संदीप के साथ ही घटना घटी थी साल 2010 में। अब जगह है मध्य प्रदेश। संदीप की उम्र लगभग 23 साल की थी, पढ़ाई कर रहे थे और उनकी पिता का एक ढाबा था, छोटा सा चाय नाश्ते का ढाबा, जो अपने गांव के ही सड़क पर, जो गांव से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर थी, और अपनी ही ज़मीन में वो ढाबा बनाए थे। उनका मानना था कि आगे चल कर के ये सड़क बहुत कीमती हो जाएगी और यह ढाबा हमारा चल पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। अभी वैसे ही नाम मात्र का उसमें बिक्री होती थी। अब थोड़ा देर बैठते थे, कोई ना कोई ग्राहक आ जाता था, समय पास होता था। अभी उसमें उतनी कमाई नहीं हो रही थी। मेरे जो पिता थे ना, बहुत दूर के सोचते थे और कहते थे कि देख संदीप, ये जो ढाबा हमने खोला है ना, आगे चल कर के हमें बहुत फायदा देगा। मानता हूँ कि अभी इसमें कोई आमदनी नहीं हो रही विशेष, लेकिन देखना यही ढाबा एक दिन सोना उपजाएगा। लेकिन मैं उन दिनों अपने पढ़ाई में व्यस्त रहता था। मुझे अब पढ़ाई से ज़्यादा फुर्सत नहीं मिलती थी। और जो मेरे पिता थे ना, लोग बाग के बहकावे में आकर के अब उस जगह पर ढाबा खोल दिया था और ढाबा में रम भी गए थे। ढाबा में ही अब उनका दिन रात समय बीतता था। रात को भी उस ढाबा में अब रुकते थे। जब परिवार के लोग कहते कि भाई रात में तो घर आ जाओ, और तब कहते कि नहीं, इतना सामान पड़ा हुआ है, कोई चोरी चकारी कर लेगा तब। अब उससे आगे कोई बोले नहीं पाता था। लेकिन जब वो समय आया ना, जब मेरे साथ में यह हादसा हुआ, मैं तो कांप गया था। मेरे जीवन में पहली बार किसी भूत प्रेत का सामना हुआ था। नहीं तो मैं अब इनसे दूर दूर से मैं वास्ता रखता नहीं था। मैं भूत प्रेत से बहुत डरता था। अब मुझे अब वही सामना करना पड़ा था उस रात को, जब मेरे पिता का तबीयत खराब हो गई थी। सर्दी बुखार ने जकड़ लिया था और तब भी वो नहीं मान रहे थे। वो कह रहे थे परिवार में कि मैं अब ढाबा पे ही रहूँगा। लेकिन परिवार वालों ने कहा कि आपकी तबीयत सही नहीं है, आप घर पर आराम करो, एक आध दिन ढाबा बंद ही रहेगा। जब आपकी तबीयत सही हो जाएगी तब आप ढाबा खोल लेना। क्योंकि बड़ा जिद्दी इंसान थे मेरे पिता, किसी के सुनते नहीं थे। लेकिन जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी, सर्दी जुकाम ने, बुखार ने जकड़ लिया था, और तब उनको लगने लगा कि हाँ, अब मुझे घर पर रहना चाहिए। शाम हुई ना तो बेचैन हो गए थे। कहने लगे मेरे ढाबा में इतना सामान पड़ा हुआ है, चोरी चकारी हो जाएगा तो फिर क्या होगा। मैं जा रहा हूँ ढाबे पर। लेकिन उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, बुखार अभी भी था, जिद कर रहे थे। और तब मैं ही बोल पड़ा कि पिताजी आप आराम तो कर लो। अरे कमाना तो जिंदगी भर है, ढाबे में ऐसा क्या रखा हुआ है। और तब मेरे पिता मुझे डांटने लगे कि संदीप, जब तुम बड़ा होगे ना, अपने पैरों पर खड़ा होगे, तब तुझे एहसास होगा। मैं ढाबा में बहुत सारा कीमती सामान रखा हुआ है, एक भी सामान मेरा गायब हो गया, चोरी चकारी हो गया तो मेरा काम रुक जाएगा। समझा करो, मुझे जाना ही होगा। और तब मैं कहने लगा कि आप नहीं जाओगे। जब आपको इतना ही डर है ना कि वहाँ चोरी चकारी हो जाएगा तो मैं ही जाता हूँ। लेकिन मेरी माँ मना कर लेगी, नहीं संदीप तू नहीं जाएगा, छोड़ दे इनको ही जाने दे। लेकिन अपने बाप पर मुझे तरस आ रहा था। इस हालात में भी वो ढाबा पर जाने को तैयार थे। हमें उनको ऐसे भेज नहीं सकता था। अब मैं अपनी माँ को समझाने लगा कि माँ तुम डरो मत, मैं अकेले नहीं जाऊँगा, मैं अपने एक दोस्त को साथ में ले जाऊँगा। अब तुम आराम से सो और हम लोग अब जा रहे हैं ढाबे पर। मैं इतना बोल करके अपने दोस्त के घर गया। जिगरी दोस्त था मेरा, मेरी कहा कभी नहीं टालता था। मैंने उसको समझाया कि दोस्त एक आध दिन हमें अपने नए ढाबे पर रुकना पड़ेगा, क्या कहता है। तब कहने लगा कि यहाँ भी सो रहे हैं वहाँ भी सो जाएंगे, कौन सा फ़र्क पड़ेगा। और मैं और मेरा दोस्त हम ढाबे पर चल गए थे। वहाँ पर बिजली का प्रबंध नहीं था। अब वहाँ पर पेट्रोल मैक्स जलाया जाता था, लालटेन भी थी। वहाँ जाने के बाद हमने लालटेन वगैरह जलाया, रोशनी हो गई। अब ढाबा पर कोई ग्राहक था और उस टाइम मेरे पिता तबीयत खराब था और कुछ बना बनाया भी नहीं था। हमें तो बस रखवाली करना था, हमें कोई दुकानदारी थोड़ी करनी थी।
वहाँ पहुँचने के बाद हमने ढाबा को अब अपना बंद कर लिया, गेट बंद कर लिया और दोनों दोस्त हम एक तख्त पर आराम करने लगे। हम आपस में बात करते रहे। अब वो ना गर्मी का मौसम था ना ठंडी का था। अक्टूबर स्टार्ट हो रहा था, कोई विशेष सर्दी भी नहीं थी और गर्मी तो अब चली गई थी। ठंड का हल्का हल्का एहसास हो रहा था। हमारे पास में चादर था, हमें चादर दोस्त को भी दे दिया। एक ही चादर में हम दोनों काम चला रहे थे। लालटेन जल रही थी। कब मुझे नींद आ गई, कब मेरा दोस्त सो गया, मुझे तो पता ही नहीं है। जब हमारा अब लगने लगा कि वहाँ पर कुछ हो रहा है, तेज हवाएं चल रही हैं, तब मेरी नींद खुला। बाहर में जैसे तेज हवा का शोर हो रहा था, जैसे आंधी तूफान आ गई हो। लेकिन ऐसे सर्दियों के टाइम में ऐसी तूफान आता नहीं है। शायद मैं समझ नहीं पाया क्या बाहर में चल क्या रहा है। अब गिद्धड़ों के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी। जैसे आसपास के खेतों में, रोड के साइड में गिद्धड़ चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। जंगली जानवरों की आवाज़ अब सुनाई पड़ने लगी। मैं अपने दोस्त की तरफ देखता हूँ जो मस्त नींद में सो रहा है, दिन दुनिया से बेखबर। लालटेन मेरी जल रही थी। हम लोग अंधेरे में सोना नहीं चाहते थे और वो तो हमारे लिए नई जगह थी। लालटेन जली हुई थी और वो आंधी तूफान जैसा हमें महसूस हो रहा था कि हमारे आसपास में आंधी चल रही है। गिद्धड़ों की रोने की आवाज़ सुनाई पड़ती थी, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही आ रही थी। वैसे हमारे गांव में भी गिद्धड़ की आवाज़ सुनाई पड़ती थी जब सब सो जाते थे। जब रात हो जाती थी ना, तो पूरा गांव शांत हो जाता था। तब खेतों में गिद्धड़ों के चिल्लाने की आवाज़ अब आती थी, हुआ हुआ करते थे। और ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। मैं उस टाइम कुछ समझ नहीं पाया। मुझे लगा कि हाँ, आंधी तूफान आया होगा और कोई बात नहीं है, गिद्धड़ तो रोते ही रहते हैं। अब मैं फिर अपना चादर ओढ़ करके अब सोने ही जा रहा था। और तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई हमारे दुकान में, हमारे ढाबा में आ तो नहीं गया है। ऐसा कुछ आवाज़ मुझे महसूस हुई। जैसे ही मैं चादर से अपना सर निकालता हूँ तो मेरी लालटेन है ना, अब जो तेज चल रही थी वो मध्यम होने लगी थी। अब उसकी रोशनी थी ना, बहुत कम दिखाई दे रही थी। क्या उसमें तेल खत्म हो गया या फिर किसी ने जानबूझ करके अब उसकी रोशनी को कम कर दिया, क्योंकि उसमें साधन होता है कम ज़्यादा करने का। लेकिन मेरा दोस्त अभी सो रहा था, उसको तो दिन दुनिया का होश नहीं था। एक बार सोने के बाद वो जगता भी नहीं था। सुबह हो करके ही, जब सुबह हो जाती थी तभी वो जगता था। मैं उसकी आदत को जानता था, लेकिन मुझे थोड़ा डर महसूस होने लगा। मैं अपने दोस्त को उठाने लगा, अरे उठना उठना। लेकिन वो एक बार जब गहरी नींद में चल जाता ना, तो चाहे उसके कान पर बैंड बजाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मैं देख लिया कि ना वो उठ नहीं रहा है, तो मैं उसको उठाना भी अब छोड़ दिया। लेकिन डर, एक एहसास ऐसा हो चुका था कि कोई है हमारे इस ढाबा के अंदर में, कोई है, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। डर अब मेरा बढ़ता जा रहा था। अब वही हुआ, वो जो लालटेन धीमी रोशनी में जल रही थी, अचानक उसकी रोशनी बढ़ जाती है, जैसे उसको कोई कंट्रोल कर रहा हो। जैसे मैंने धीमी रोशनी देखी थी, अब वो रोशनी बढ़ चुकी थी। अब तो मेरा डरना लाजमी था, ये अपने आप तो होगा नहीं, कोई न कोई किया है। लेकिन मेरे ढाबे में उस टाइम में कोई नहीं था। मैं चारों तरफ नजरें अब देख लिया था, घुमा करके फिरा करके, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक वही रोशनी फिर धीमी होने लगती है। ऐसा लगा कि लालटेन कहीं बुझ ना जाए। अब मैं उठता हूँ जल्दी से, डर का एहसास होता है। अब मैं सोचता हूँ कि कहीं लालटेन बुझ ना जाए तो मेरा दम ही निकल जाएगा। मैं तो डरपोक था, भूत प्रेत से डरता था। अब मैं भाग करके जाता हूँ लालटेन के पास में। जैसे ही लालटेन के पास में जाता हूँ ना, लालटेन बुझ जाती है। मैं अंधेरे में खड़ा हो जाता हूँ। मेरी जैसी हालत खराब हो गई है, और जैसे लगा कि मुझे कोई दो हाथों ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। मैं चीखना चाहता हूँ, चिल्लाना चाहता हूँ, अपने दोस्त को उठाना चाहता हूँ, लेकिन मैं उठा नहीं पाता। मेरे गले से आवाज़ नहीं निकलती है। शायद ये डर के वजह से हुआ या ना जाने किस वजह से हुआ। मैं छटपटाता हूँ गिरफ्त से निकलने के लिए, लेकिन मैं निकल नहीं पाता। और तभी एक खरखराती हुई औरत की आवाज़ सुनाई पड़ती है, ज़्यादा उछल कूद मत, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। जो मैं कह रही हूँ उसको मान।
वो आवाज़ इतनी खरखराहट भरी थी कि मैं समझ नहीं पाया कि कोई लड़का बोल रहा है या लड़की बोल रही है। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ, जब गिरफ्त में उसने ले लिया, तब मुझे एहसास हुआ कि कोई ना कोई लड़की है ये मेरे साथ में क्या कर रही है। मुझे लगा कि ना, ये भूत प्रेत नहीं हो सकती, भूत प्रेत ऐसा किसी के साथ में नहीं करते। मेरे सर पर हाथ फेर रही थी, मुझे जैसे प्यार करने की कोशिश कर रही हो। और तब मैं उसके बंधन से निकलने की कोशिश करने लगा। मेरी आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, रोशनी थी नहीं, अंधेरे में मेरा ढाबा पड़ा हुआ था। अब मेरा दोस्त घोड़ा बेच कर सोया हुआ था। अचानक मैं छटपटाता हूँ, उसके बंधन से निकलने की कोशिश करता हूँ, और तब वो फिर खरखराती हुआ आवाज़ सुनाई पड़ती है, मैं तुमसे बोल रही हूँ ना, ज़्यादा उछल कूद मत, तू मेरा सहयोग कर और तभी तू बच पाएगा, नहीं तो तुझे मार दूंगी। वो आवाज़ मुझे आज तक कानों में गूंजती रहती है। वो खरखराती हुई कि किसी लड़की की, किसी औरत की आवाज़ मेरे आज भी कानों में सुनाई पड़ती है। अब मैं आज भी डर जाता हूँ। जब वो आवाज़ मुझे दोबारा सुनाई पड़ी ना, और जब वो इतनी शक्तिशाली बंधन अब वो अपना हाथों का कर रखी थी कि मैं उसके बंधन से निकल नहीं पा रहा था। मैं जोर जरूर लगा रहा था, और अचानक मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वो मुझे ज़मीन पर गिराई दे रही है। और मैं अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं उसके बंधन से आज़ाद नहीं हो पा रहा था। और आखिरकार वो शक्तिशाली जो भी थी मुझे ज़मीन पर गिरा दिया, मेरे सीने पर सवार हो गई, और जैसे मुझसे प्यार करने की कोशिश कर रही हो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, उससे लड़ रहा था, उसको हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। आखिरकार जब मैं विरोध ज़्यादा हो गया, अब मुझे लग रहा है कि ना, ये मेरे साथ में गलत हो रहा है, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। और मैं उसको धकेलने की कोशिश करता हूँ तो उसने मेरे गाल पर एक थप्पड़ लगाया, और थप्पड़ ऐसा था कि मेरा पूरा शरीर झंझना के रह गया था। उस थप्पड़ को लगते ही मैं अपना होश खो देता हूँ। जब मुझे होश आता है ना, तो मेरा दोस्त मुझे उठा रहा होता है। सुबह हो गई है और वो आंखें उसकी विस्मय से फटी हुई है, और कह रहा है, अरे संदीप, तू यहाँ कैसे आ गया? आइए, तेरे कपड़े सब कहाँ गए? ऐसा क्यों पड़ा हुआ है? अब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे शर्म सी आती है। जल्दी देखता हूँ कि मेरा कपड़ा कहाँ है, तो कपड़ा तो साइड में गिरा हुआ है। कपड़ा पहनता हूँ, अब मैं एकदम डरा हुआ अपने आप को महसूस करता हूँ। और तब मेरा दोस्त कहता है, तेरे ये गाल पर ये थप्पड़ का निशान कैसा है? देखना, तेरे गाल सूजी हुई है, जैसे किसी ने जोरदार थप्पड़ मारा है। अरे तेरे साथ में हुआ सब क्या है? मैं अब बहुत खौफ में हूँ। मेरा तो मन कर रहा था कि इस ढाबे वाबे को छोड़ करके मैं जल्दी से अपने घर जाऊँ, माँ के गोद में जाके छिप जाऊँ, ऐसा ही मेरा मन कर रहा था। हाँ, माँ मुझे समझा भी रही थी कि नहीं, तुझे ढाबा पर नहीं जाना था। मैं अपने आप को चौधरी बना हुआ था। अब मुझे लग रहा था कि ना, एक आध दिन तो मैं ढाबा में अब संभाल ही लूँगा रात को, जब तक पापा की तबीयत खराब है। लेकिन यही अकड़ अब मेरी निकल चुकी थी। मैं खौफ में था। अब मेरा दोस्त मुझसे बार बार कह रहा था कि संदीप, बताता क्यों नहीं, आखिर तेरे साथ में ये सब हुआ क्या है? और तब मैं वो घटना बताने लगा। कहने लगा अपने दोस्त का नाम ले करके कि जल्दी से चल यहाँ से, हम लोग गांव में चलते हैं, रास्ते में तुझे बता दूंगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। अब वही हुआ, ढाबा हम लॉक करते हैं और फिर हम रास्ते में चलते जाते हैं। और खौफ जो है ना, मेरा कम नहीं होता है। जल्दी जल्दी सारी बात मैं अब उसको शॉर्टकट में बताता हूँ। अब मेरी बात सुनता है ना, तो वो भी खौफ में आ जाता है। कहता है, ये कैसे हो सकता है? हम लोग तो देखे नहीं। मैं कहने लगा कि तू कहाँ देखता, तुझे तो अब नींद ने घेर रखा था। मैं तुझे ना जाने कितनी बार उठाया, लेकिन तू तो घोड़ा बेचकर सोया हुआ था, तुझे तो कोई फर्क नहीं थी। अब मैं पूरा एक एक किस्सा बताने लगा कि वहाँ पर आंधी तूफान जैसे आया था, जानवरों की रोने की आवाज़ आ रही थी। अब फिर जो लालटेन था अपने आप कम ज़्यादा हो रहा था। एक बार तो ऐसा होने लगा कि मैं अब लालटेन के पास पहुंचा, ऐसा लगने लगा कि वो लालटेन बुझ जाएगी, और तभी वो लालटेन बुझ भी गई और वो हादसा मेरे साथ में हो गया। सारी बात सुन करके मेरा दोस्त, उसकी हालत ख़राब हो गई थी। और तब तक हम गांव पहुंच गए थे। वो मुझे छोड़ने मेरे घर तक आया। जब मेरे पापा देखते हैं
मेरी हालत, गाल सूजा हुआ। और तब कहते हैं क्या तुम लोग की लड़ाई हुई क्या किसी के साथ में? मैं कहता हूँ कि नहीं। पापा कुछ पूछते हैं कि हुआ क्या, मैं कुछ नहीं बताता हूँ। और तब मेरा दोस्त वहीं पर रुकता है, मैं माँ के पास चला जाता हूँ, माँ से लिपट जाता हूँ और कहता हूँ माँ मुझे बचा ले। एक एक बात मैं माँ को बताता हूँ। माँ डर जाती है। मेरे पापा को कुछ नहीं लगती है कि सब इन्हीं के दिन है, इन्हीं की वजह से हुआ। क्या जरूरत थी वहाँ ढाबा खोलने की, जब गांव के लोग, अब कई लोग मना कर रहे थे कि देखो वो जगह ठीक नहीं है, वहाँ पर चुड़ैल आत्माएं भटकती रहती हैं। लेकिन ये तो अब मानते ही नहीं है। देख लिया, अब उनके कर्मों की सजा तुम्हें मिली है। उनको तो कोई भूत प्रेत ने पकड़ा नहीं, लेकिन हमारे लड़के को तो पकड़ लिया ना, और इसके साथ में ये सब खेल हो गया ना। माँ डरी हुई रो रही थी, पापा को कोस रही थी। और तब मैं माँ को समझाने लगा कि इसमें मेरे पापा का कोई दोष नहीं है, पापा को आप दोष मत दीजिए, हमारा ही नसीब खराब था, टाइम खराब था। और तब पापा कहने लगे हाँ तू सही कह रहा है, कल अमावस की रात थी, मुझे ध्यान ही नहीं था बताने को, नहीं तो मैं भी अमावस की रात को रुकता नहीं उस जगह पर। पापा वास्तव में अमावस की रात को अब उस जगह पर रुकते नहीं थे, अब ऐसा ही करते थे। लेकिन मैं भी नहीं समझ पाया था कि अमावस की रात को आखिर होता क्या है। अब पापा जानते थे कि उस जगह पर ऐसा कुछ न कुछ होता है, शायद उनको पता था, लेकिन वो घर में किसी से बात नहीं किए थे। लेकिन ये सब कहानी होने के बाद वो बताने लगे कि मुझे भी एक रात को ऐसा एहसास हुआ था। वो ऐसे लगा था कि मेरी लालटेन जल बुझ रही है, कोई कम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है। तब मैं ज़्यादा इसके बारे में सोचा नहीं था, लेकिन अब क्या हो सकता है। डर की आलम था घर में, जितनी मुंह उतनी बातें। कोई कह रहा था कि नहीं ये संदीप को दिखाना पड़ेगा किसी तांत्रिक के पास में। अब पापा कह रहे थे कि नहीं तांत्रिक नहीं, हम बजरंगबली के मंदिर में चलते हैं, हमारे गांव में ही था। और हम बजरंगबली के मंदिर में गए। पुजारी ने झाड़ फूक किया और कहा कि डरने की आवश्यकता नहीं है, जो हो गया उसको भूल जाओ। वो हवा चल रही थी उस रोड पर, वो हवा के लपेटे में तुम आ गए। वो वक्त था अमावस का, अमावस की रात में तुम वहाँ फंस गए थे। और तुम देखने में अच्छे लगते हो, वो आत्माओं को शायद तुम पर दिल आ गया हो। अब पंडित जी जो थे मुस्कुरा करके अब हमें बता रहे थे। मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन मेरे पापा संभाल रहे थे कि नहीं शांत हो जा, जो सच्चाई है वो बता रहे हैं। अब वाकई में वो घटना ने मुझे हिला कर रख दिया था। और इसके बाद मेरे परिवार ने विद्रोह कर दिया था कि नहीं ढाबा बिल्कुल नहीं चलेगा। आखिरकार ढाबा को बंद करना ही पड़ा पापा को, और उनका सपना अधूरा ही रह गया था। लेकिन ढाबा के बदले अब गांव में ही अब फार्चून का अब जनरल स्टोर खोल लिया था, और उसी में अपना मन लगाए रहते थे। अब उनको कुछ ना कुछ करने का अब मोहलत चाहिए, काम चाहिए, वो खाली बैठते नहीं थे, और वही अब कर रहे थे। लेकिन इसके बाद मैं इतना डरा हुआ था, कई महीनों तक मैं शाम होती ही अपने घर में आ जाता था। चाहे मुझे कोई अपना दोस्त, सगा दोस्त कोई भी आ जाए कि चल संदीप बाहर चलते हैं, मैं मना कर देता था कि नहीं भाई मुझे नहीं जाना है। और वो डर, वो खौफ आज भी मेरे साथ में जिंदा है। आज भी मैं जरा भी ऐसा लगता है कि आसपास में कुछ ऐसा हो रहा है तो मैं डर जाता हूँ, सीधा अपने घर में भागता हुआ आता हूँ, अपने माँ से लिपट जाता हूँ जैसे मैं अब छोटा सा बच्चा हूँ। और माँ भी मुझे इतना ही स्नेह देती है, उतना ही प्यार देती है। लेकिन उसके बाद में वो दोबारा घटना मेरे साथ में कभी नहीं हुआ, और ना मैंने मौका दिया। अंधेरी जगह पर और अमावस की रात को तो मैं अपने घर में ज़्यादातर रहता था, कहीं बाहर निकलता भी नहीं था। तो दोस्तों ये थी आज की संदीप जी की भेजी हुई घटना। ये घटना आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी घटना को आप शेयर कर सकते हो। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं कल की रात एक ऐसे ही डरावनी घटना के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।